हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से जुलाई वाली मैगज़ीन जो आ गई है विजनर्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आज से हम लोग जून वाली मैगज़ीन को पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग जुलाई वाली मैगज़ीन पे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ हम लोग प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। और 10 से 15 दिनों में 150 पेज की मैगज़ीन है। अगर मैं 10 पेज डेली पढ़ा दूँ आपको, तो 15 दिनों में मैं आपको पूरा मैगज़ीन कंप्लीट करा दूँगा। और बाकी के जो 15 दिन बचेंगे, उसमें हम लोग प्री और मेंस के जो सवाल हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे? इसी मैगज़ीन से प्री और मेंस के सवाल भी बनेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ प्री और मेंस के जो क्वेश्चन्स हैं, वो बन सकते हैं। तो वहीं से हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनाकर मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा और आंसर राइटिंग भी कराऊँगा, जो आपको बिल्कुल मुफ्त में आप सारी कॉपीज़ भी चेक करके टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मिल जाएँगी, ठीक है। तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को शुरू कर रहे हैं पहले टॉपिक से, ठीक है। इसमें दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में भी रहा, कई बार विमर्श में रहता है और हर साल ये रहता है। यूपीएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, तो 2019 में मेंस में पूछा सवाल ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भारत जैसे सेकुलर देश में इसके इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, क्रियान्वयन में चुनौतियों के आने आने के साथ इसकी महत्ता पर वर्णन कीजिए, महत्ता का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बना आपका GS1 में बना। किस में बना? GS1 में बना 2019 में। ये यूसीसी जो है GS2 में भी बन सकता है, ठीक है। GS2 में भी बन सकता है, कानूनी पहलुओं पर ध्यान देते हुए। तो इस तरह से अगर देखें तो यूसीसी जो है ये इस बार भी इम्पोर्टेंट है। इस बार जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ जो अगले साल भी देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें प्री से पर्सपेक्टिव से भी प्रश्न बनने की संभावना है। उड़ीसा पीसीएस का, ठीक है, उड़ीसा पीसीएस का जो एग्जाम हुआ उसमें डायरेक्ट ये पूछ दिया था उस यूसीसी का, संवैधानिक जो प्रावधान है या फिर संविधान में जहाँ उल्लेख है, ठीक है, डीपीएसपी में। तो इससे क्या है कि हर साल जो है कई बार प्रश्न कई तरह से घुमा फिरा के बनते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं इसके स्टैटिक पोर्शंस के बारे में, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में रहा, और इसके बाद हम मेंस में उत्तर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उत्तर उसका कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज अब शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्म पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। और यहाँ क्या है कि जो भारत में जो प्रत्येक धर्म जो है अपने जो विशेष कानून है उनके द्वारा अपने अपने लिए एक विशेष कानून बनाया गया, ठीक है। और वही जो है प्रत्येक धर्म जो है अपने जो कानूनों का है वो पालन करता है, ठीक है। यानी कि जो ये अब कह सकते हैं कि जो भारत में जो पर्सनल लॉज हैं, यानी कि जो धर्म को जो ना मानने वाले पर्सनल लॉज हैं, वो अलग अलग हैं सभी धर्मों के, ठीक है। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये क्या करता है? हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में यही प्रश्न प्री में स्टेटमेंट में दे देगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जैन और बौद्ध समुदाय पर भी यह लागू होता है। आप समझेंगे कि ये तो हिंदू उत्तराधिकार है, और ये सिख, जैन और बौद्ध कहाँ से दे दिया इसमें। तो ध्यान देना है कि ये 3 जो धर्म है, संप्रदाय हैं, इन पे भी ये लागू होता है, ठीक है। तो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो मुस्लिमों पे लागू होता है, मुस्लिम समुदाय पे। और हिंदू उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो है वो किस पे लागू होता है? ईसाई, पारसी और यहूदी पे। ईसाई, पारसी और यहूदी, इसको हिंदू उत्तराधिकार से मत जोड़िएगा, इसमें भारतीय और हिंदू दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये 1925 में है, ये 1956 में है। तो तीनों जो है अलग अलग तरह से, इन जो उदाहरण के तौर पे ये 3 है, ठीक है। अब क्या करता है कि जब जो यूसीसी है, कॉमन सिविल कोड है, वो क्या करता है कि पूरे क्या बात करता है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान करता है, ठीक है। ये जो समान कानून होगा सभी धार्मिक समुदाय के, विवाह होगा, जो तलाक होगा, विरासत होगा, गोद लेने, उत्तराधिकार, व्यक्तिगत मामलों में सबके लिए जो एक समान बात होगी, ठीक है। यूसीसी यही बोलता है, जो अलग अलग कानून है, पर्सनल लॉज हैं, उसके स्थान पे सबके लिए एक कानून हो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये जो चीज़ है वो क्या है। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता से पहले भी यूसीसी की जो है पृष्ठभूमि कैसे रही और स्वतंत्रता के बाद क्या रही, ये जो है आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर GS2 में प्रश्न पूछा तो प्री के हिसाब से फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार एक नज़र से देखना बहुत जरूरी है। क्या है कि स्वतंत्रता से पहले जो है 1840 में लेक्स लो की रिपोर्ट बनी थी, ठीक है। लो की रिपोर्ट बनी। इसने क्या बोला
कि अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के महत्व पर जोर दिया। ठीक है। और बोला गया, सुझाव दिया गया कि जो हिंदू और मुस्लिमों के जो व्यक्तिगत कानून है, इस प्रकार संहिताकरण से बाहर रखना चाहिए। ठीक। 1941 में बी.एन. राव समिति बनी, जिसने बोला कि हिंदू कानूनों के लिए संहिताबद्ध करने के लिए, हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए, ठीक है, उसका जो है संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया था, जिसमें महिलाओं के समान अधिकार की बात की गई थी। एक नज़र डाल लीजिए इस पर। लेक्स लोकी रिपोर्ट किस पे संबंधित है और बी.एन. राव समिति जो है समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। अगर प्री में प्रश्न बनेगा स्टेटमेंट में तो ध्यान कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भारतीय नागरिकों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी धर्म या आस्था को मानने से वाले व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान किया गया। ठीक। और 4 प्रमुख हिंदू कानून कौन बने। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक और पोषण अधिनियम 1956। ठीक है। सारे 1956 में बने। एक जो है विवाह अधिनियम 1955 में है। कभी कभी मैच द कॉलम में सन पूछ देता है, यूपीपीसीएस में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, तो इसको ध्यान देना कि ऐसे इस तरह से। ठीक है। अब क्या है ये देखिए, अब न्यूज में क्यों रहा, अब समझ में आता है कि न्यूज में क्यों रहा। क्या बोला कि भारत के जो 22वें विधि आयोग है, इसने क्या बोला कि समान नागरिक संहिता पर अलग अलग हितधारकों से सुझाव मांगे। इसी कारण से ये न्यूज में रहा। हमने क्या समझा, पर्सनल लॉज का भी अलग अलग है। यूसीसी क्या बोलता है, स्वतंत्रता से पहले की क्या स्थिति थी यूसीसी के लिए, स्वतंत्रता के बाद क्या थी, और अब ये न्यूज में क्यों रहा। अब समझते हैं इसमें कि क्या है कि विधि आयोग ने ही 2018 में क्या बोला था। पहले ये बोला था कि मतलब इस पे पारिवारिक कानून पे परामर्श पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बोला था कि जो यूसीसी है पारिवारिक कानून के स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इसमें दिया गया था कि सभी धर्मों में मौजूदा पारिवारिक कानूनों में भेदभाव और असमानता को संशोधन करना चाहिए और संहिताबद्ध करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात की गई थी। परंतु अभी जो है क्या बोला विधि आयोग ने 2023 में कि 22वें विधि आयोग ने कि समान नागरिक संहिता पर हितधारकों से सुझाव मांगा। अब आते हैं कि देखिए, अब इसमें कुछ मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ ना, ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़न ना हो। वर्तमान में क्या है कि गोवा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूसीसी पहले से लागू है। यानी यहाँ पे क्या लागू है, पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे गोवा एकमात्र जो राज्य है जहाँ यूसीसी पहले से ही लागू है। ठीक है। अब आता है कि यूसीसी, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यूसीसी के पक्ष में तर्क और ये विपक्ष में तर्क। मैं बता रहा हूँ आपको कि प्री में क्वेश्चंस आपको यहीं से बन सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ ना, ये प्री में क्वेश्चंस आपके जो है यहीं इसी एरिया से बनेंगे। बहुत होगा अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे प्री में क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी के पक्ष में अगर आपको तर्क लिखना होगा तो आप इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है कि इससे यूसीसी के पक्ष में तर्क रखेंगे तो मान लीजिए ऐसे आपने पक्ष में तर्क लिखा, पॉइंट 1 2 3 4 5 5 पॉइंट लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे आप देखिए, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में दिए गए हैं। डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में, यही उड़ीसा पीसीएस में प्रश्न पूछा, यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा, बीपीएससी में भी कई बार पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए। कभी कभी 45 दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम के प्रेशर में गलती कर देते हैं। 44 है। ठीक है। इससे क्या है, पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देता है। यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकेगा। धार्मिक मान्यताएं जो है नागरिक मामलों पर लागू नहीं होंगी। ठीक। अब क्या है, इससे नागरिक यूसीसी से नागरिक एकता और राष्ट्रीय एकता एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। कैसे, जो धार्मिक और समुदायों में जो विभाजन है उसको समाप्त कर देंगे, समान नागरिकता को बढ़ावा देंगे और एकीकृत न्यायिक कानूनी प्रणाली है उसको निर्मित करके। ठीक है। यूसीसी से क्या होगा, यूसीसी से जो है हम लैंगिक न्याय के जो स्थापना की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। जो भेदभावपूर्ण जो प्रथाएं हैं उसको समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। और क्या बोला कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने, यूएनएचआरसी ने भी यूसीसी लागू करने की मांग की। ठीक। कानूनों का क्या है कि सरलीकरण हो जाएगा। जैसे कि जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी जो जटिल कानून है ना, उनको सरल बना देंगे इससे। ठीक। अभी क्या होगा कि जो आधुनिक समय है, वर्तमान का जो मॉडर्न युग है, उससे जो है तालमेल स्थापित करना संभव हो जाएगा। क्या है कि जो मौजूदा सामाजिक परिस्थितियां हैं वो जो वर्तमान में जो पर्सनल लॉ है उससे मेल नहीं खाती हैं, वो उससे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उस कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग बाहर निकल सकेंगे। तो ये आप पक्ष में तर्क जो है 4-5 पॉइंट जो है यहीं से आप उठा सकते हैं। अब आएगा यूसीसी के विपक्ष में तर्क। ठीक। यूसीसी के विपक्ष में तर्क क्या हो सकता है, आप कॉपी में अगर मान लिया मेंस लिख रहे हैं तो इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर दे दिया, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो ये आलोचनाओं में लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसका जो है समग्र मूल्यांकन में भी इसका विरोध में तर्क लिखना जरूरी होता है। ठीक है।
तो यहाँ भी हो जाएगा कि विविधता के विरुद्ध यूसीसी क्या है कि जो है विविध समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कमजोर करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, संविधान में उल्लेख है मौलिक अधिकार में, ठीक है, यहाँ पे जो है उसका उल्लंघन होगा, जो आर्टिकल 25 में उल्लेखित है। ठीक, जो अल्पसंख्यक समूहों को जो सुरक्षा विशेषाधिकार है वो कम हो जाएंगे, और सांस्कृतिक जो स्वायत्तता है वो उनकी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या है कि ये कुछ भी जो इसके विरुद्ध जो तर्क है वो है। अभी क्या होगा कि जो आम सहमति है वो अभाव होगा। जैसे क्या है कि जो भारत में ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जिनकी एक विशिष्ट परंपराएं हैं, विशिष्ट रीति रिवाज है, ठीक है, और अनेक धार्मिक कानून है, जिससे वो क्या करते हैं, कुछ संरक्षित करना चाहते हैं। तो होगा क्या कि यूसीसी के बिना समझौते या बिना सहमति के लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा होगी और कानून व्यवस्था के समक्ष जो है चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पैदा होंगी तो क्या हो सकता है कि ये क्या होगा कि हमारे जो है संघीय संरचना पर भी एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे कि क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये क्या करता है कि कई विशेषज्ञ ऐसा क्या बोलता है कि जैसे यूसीसी जो है राज्यों की ना विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है। होता क्या है कि जैसे कि कभी राज्य क्या बोला जाता है कि राज्य जो है अपनी जनता के जो है जरूरतों के अनुसार क्या है कि व्यक्तिगत कानूनों का आकलन और कानून बनाने के लिए बेहतर स्थिति में है राज्य, क्योंकि जमीनी हकीकत से राज्य ही सबसे अधिक रूबरू होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार से द्वारा ये बनाए देने जाने से होगा ये कि उनकी जो विशिष्ट परंपरा, संस्कृति, पहचान और उनके जो जुड़े पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, जिसको वो संरक्षित करना चाहते हैं, उसके समक्ष खतरा उत्पन्न होगा, कानून के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होंगी, कंट्राडिक्शन होगा और संघीय संरचना यानी सहकारी संघवाद के जो है सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा कि जुडिशरी जो है उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, कानूनी और सामाजिक और जो जो अन्य प्रकार के जो पहलुआ हैं, ठीक है, जैसे सामाजिक स्वीकार्यता, इन सभी चीज़ों पे जो आम सहमति का संकट पैदा हो जाएगा, जिससे जो है स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो ये क्या है कि यूसीसी के समक्ष जो है कुछ सारी चुनौतियां हैं, जिसका जो है समाधान जरूरी है। अब क्या हो सकता है, मान लीजिए इसने लिखा, अभी जो है अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो है मेंस के आंसर राइटिंग में आपको होता है ना कि आप जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो वाद होते हैं, ठीक है, वाद होते हैं, उनको लिखना बहुत जरूरी होता है। क्या कि वो वैल्यू एडिशन का कार्य करते हैं, ठीक। और प्री में भी क्या होता है कि इन्हीं सारे जो केसेस होते हैं उससे प्रश्न बन जाते हैं। बहुत बार आपने प्री का अगर पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इससे जो है वादों से जो है जितने मतलब केसेस हैं उससे प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं कि ये इससे संबंधित वाद है। ठीक है, क्या हुआ कि यूसीसी से संबंधित जो प्रमुख न्यायिक निर्णय हैं वो कौन कौन से हैं? अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम और अन्य वाद। कब बना, कब है ये? 1985 में। क्या बोला यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। आप मेंस के आंसर राइटिंग में शाहबानो बेगम बनाम अन्य वाद जो है ये बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ठीक है, सरला मुगदल बनाम भारत संवाद 1995, 10 साल बाद। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इसको भी आप लिख सकते हैं मेंस का आंसर राइटिंग में। और याद देना है कि ये यूसीसी से संबंधित जो है ये वाद है। क्या कि संसद द्वारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता को दोहराया गया। ठीक, सायरा बानो बनाम भारत संवाद एकदम हाल ही का है, 2017 का। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तलाक की यानी कि 3 तलाक कहना और लिखना जो है ये प्रथा क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है, तो इन सारे निर्णयों को आपको ध्यान देना है कि यूसीसी से संबंधित जो प्रश्न आएगा, और प्री में इनसे अगर पूछा तो इनको क्या लिखना है, यूसीसी से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान देना है कि ये इनसे संबंधित हैं, तो इससे गलत नहीं करना है। ठीक है, और मेंस में अगर आप लिखेंगे तो इसका जो है वैल्यू एडिशन के रूप में ये होगा और ये नंबर खूब आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या है कि कुछ आम सहमतियां, जैसे क्या है कि जैसे अब मान लीजिए आपने लिख लिया, अब आगे की राह तो लिखेंगे ही मेंस में। ठीक है, तो मेंस के अगर आपको कंटेंट तैयार करना है तो विजन एज की मैगजीन बेस्ट है। ठीक, इसमें मेंस के कंटेंट आपको तैयार हो जाएंगे और वैल्यू एडिशन भी आपको हो जाएगा। आगे की राह में क्या लिख सकते हैं कि हमें आम सहमति बनानी चाहिए, जैसे धार्मिक और सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ तर्कवार्ता करके। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसे कि जो मान लीजिए कि जो यूसीसी है उसको राजनीतिक लाभ एक साधन के रूप में न लिया जा सके। जागरूकता करना चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता को पहले तो प्रसार हो, फिर आम सहमति पैदा की जाए, ताकि जो है जो उनसे कोई भ्रम न फैला सके, कोई अफवाह न फैला सके, और जो आम जनता है उसके तर्कों और मिलने वाले लाभों को समझ सके। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो सिविल सोसाइटी है, सरकार है और मीडिया है, इस दिशा में कार्य करेंगे, न कि विद्वेष उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, इसमें क्या होगा कि भेदभाव को समाप्त करना बेहद आवश्यक है,
कि जो व्यक्ति कानून की गहन समीक्षा की जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूसीसी की जो है न्याय, समानता, गैर भेदभाव के सिद्धांतों के साथ जो अनुरूपता है जो है सिद्ध हो सकेगी। चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जैसे क्या है कि एक एक प्रक्रिया का, एक निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख करना चाहिए। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से जो है इसकी स्वीकार्यता मिलती जाएगी। अचानक से एकदम लास्ट स्टेज पे पहुँच जाना, संशोधन कर देना, ये एक जो है अच्छी प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, जिससे क्या होगा कि आंतरिक जो है अशांति भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब क्या है कि सभी व्यक्ति कानूनों का संहिताकरण करना चाहिए। जैसे क्या है कि कानूनों का संहिताबद्ध करके कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे क्या होगा, इससे क्या होगा कि निष्पक्षता होगी, ठीक है, और लोगों में जो है आम सहमतियाँ पैदा होंगी, ठीक है। लोगों को जो है कानूनी सहायता जो जो होगा, इससे क्या होगा कि जो है मतलब एकदम सुलभ होगा, ठीक है। और जो लोगों के अगर अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा, मान लीजिए सभी सभी जो व्यक्ति कानूनों का संहिताकरण नहीं किया जाएगा, तो कुछ के लिए ये सुलभता हो जाएगी और कुछ के लिए कठिनाई पैदा होगी, जो उनके कानूनी सहायता के संबंध में उसके लिए उनका मार्ग को बाधित करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ऐसा कर देने से होगा क्या कि जो है आम सहमति पैदा होगी, लोगों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ेगी, जागरूकता होगा, ठीक है? और लोग जो है कानून का पालन करने में भी नहीं हिचकेंगे, ठीक है? तो ये कुछ उपाय हैं जो है आगे की राह में ये आप लिख सकते हैं। तो मेंस और प्री के पर्सपेक्टिव से हमने इसको देख लिया कि इनमें प्री और मेंस में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपने नए वाले कंटेंट पे। इसमें क्या है, न्यायालय में लंबित मामले, जुडिशियल पेडेंसी, ठीक है? जुडिशियल पेडेंसी पढ़ना है आपको। जुडिशियल पेडेंसी होता क्या है, पहले तो वो जान लीजिए। जुडिशियल पेडेंसी वो होता है कि जो न्यायालय में लंबित मामले होते हैं, उन्हीं को हम जुडिशियल पेडेंसी बोलते हैं। जैसे क्या है कि जैसे जो भारतीय न्यायिक प्रणाली में उस बाधित स्थिति से, यानी कि जो स्थिति बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे जहाँ क्या हो रहा है कि एक ओर मुकदमों की संख्या खूब तेजी से बढ़ रही है, ठीक। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि न्याय निर्णय की जो गति है वो निपटान बिल्कुल धीमी गति से बढ़ रही है। जिससे क्या हो रहा है कि न्यायालय में लोअर कोर्ट से लेकर एकदम सुप्रीम कोर्ट तक क्या है कि करोड़ों मामले एकदम पेंडिंग हो चुके हैं। इसी को जुडिशियल पेंडेंसी के रूप में जाना जाता है। ये शब्दावली आपको ध्यान दीजिएगा, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में ऐसे ही शब्दावलियों से प्रश्न बनता है और स्टेटमेंट में बनता है, कथन के रूप में स्टेटमेंट में बनेगा। तो जुडिशियल पेंडेंसी अगर दे दिया, ठीक है, जुडिशियल पेंडेंसी दे दिया तो हम, और उसमें अगर मान लीजिए कुछ उल्टा उसने दे दिया, हमें क्या कर, हम उसी अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें आखिर वास्तव में है क्या ये, ठीक है। तो शब्दों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है प्री के लिए भी, ठीक है। प्री में प्रश्न बहुत आसानी से यहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बनते हैं कि जुडिशियल पेंडेंसी को दे देगा कि न्यायालय से संबंधित प्रश्न है, न्यायालय से संबंधित ये शब्द है, ठीक है, जिसमें क्या है कि न्यायालय के निपटान प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, न्यायालय द्वारा मुकदमों की निपटान प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगर ऐसा प्रश्न बन गया, आप अगर सही कर देंगे तो गलत हो जाएगा ये। चूँकि क्या है कि ये उस स्थिति में है कि जहाँ जैसे मान लीजिए अगर आपको जुडिशियल पेंडेंसी दिखाना हो, तो मेंस में अगर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो सबसे सुलभ तरीका क्या है कि एक ब्लू और ब्लैक पेन अगर होता है आपके पास, तो ब्लू पेन को दिखाइए कि ये जो है सीधे एकदम ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है? और क्या है कि एकदम सीधे जो है ऐसे निपटान की प्रक्रिया, ये क्या है कि केसों की संख्या है, मुकदमों की संख्या है, और ये जो है आपका निपटान की प्रक्रिया है, ठीक है। दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि ये करोड़ों मुकदमे जो है यहाँ पेंडिंग हो चुके हैं। तो ये अगर ग्राफ बना के दिखा देंगे तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, यही आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फ्लो चार्ट डायग्राम नंबर यहाँ पे खूब मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्या है कि न्यायालय संबंधित प्रश्न पूछता ही है कि जो जो करोड़ों मामले पेंडिंग हैं उसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो है यही होता है, इसी को आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट और इसी तरह ग्राफ वगैरह बना करके आप सब शो करने से आपको नंबर मिल जाते हैं। कंटेंट वही होता है, अप्रोच अलग अलग होती है सबकी, तो मैं आपको वही अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि भारत में क्या है कि अभी न्यूज़ में क्यों रहा कि विधि और न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि देश के जो अलग-अलग अदालत हैं, उसमें क्या है कि 5 करोड़ से अधिक मामले, 5.2 यानी कि 5 करोड़ ही मान लेते हैं, तो 5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं। इस डेटा को अगर आप न्यायालय से संबंधित अगर प्रश्न आता है, तो आप चुनौतियों के रूप में लिख सकते हैं। अगर न्यायालयों में जुडिशियल पेंडेंसी से संबंधित प्रश्न आता है, तो उसको आप उसी में आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका इंट्रो हो जाएगा। बहुत बहुत जानदार इंटरव्यू होगा ये इंट्रो, ठीक है। और इससे आपको जो है कहीं न कहीं एक एज मिलेगी। आपने एक ऑथेंटिक डेटा लिखा है, किससे? विधि और न्याय मंत्रालय ने दिया, किसको दिया? राज्यसभा को सूचित किया है ये, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि मामलों के लंबित होने के मुख्यतः कारण क्या है। वर्तमान में जो जनसंख्या के अनुपात में क्या है कि न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। जो जनसंख्या का अनुपात है और न्यायाधीशों की संख्या वो बहुत कम है, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, क्या है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं न्यायाधीशों की जो है रिक्त पदों की भरने के लिए देरी भी होती है। होता क्या है कि कई बार अदालती प्रक्रिया स्थगित होती हैं। ठीक है, सुनवाई के दौरान भारत में स्थापित जो प्रक्रिया है, सुनवाई के दौरान क्या हो सकता है कि अधिकतम 3 बार ही जो स्थगित कर सकते हैं, 3 बार स्थगित कर सकते हैं, ये नियम है। पर होता क्या है कि जो है बहुत सारे मामलों में दिया यहाँ पे 50% से अधिक मामलों में इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, पालन किया ही नहीं गया। इससे क्या हुआ कि जो अदालत में लंबित मामले हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई। भारत में क्या है कि अभी है बुनियादी ढांचे की कमी है। भारत में बुनियादी ढांचे की कमी है। इसलिए किस तरह की कमी है, जैसे मान लीजिए कि न्यायालय परिसरों को वित्तीय सहायता नहीं मिलता है, न्यायालय परिसरों के विकास के लिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं है। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी का सुलभ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो कर्मचारियों की जो है उदासीन शैली है, और न्यायाधीशों के लिए बैठने के लिए कोर्ट रूम की कमी भी है। ऐसी कुछ जो है ये क्या है, ये बुनियादी ढांचे में आ जाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि जांच में कई बार देरी होती है। इसी कारण से कई कारणों से दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में निपटान में प्राय देरी होती है। किस लिए हो गई, वकील की अनुपलब्धता हो गई, गलत तरीके से प्रोत्साहन दिए गए, तथ्यों की जटिलता हो गई, साक्ष्य हो गया, प्रकृति हो गया। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि न्याय मिलने में देरी होती है, न्यायिक जो है प्रक्रिया काफ़ी लंबी समय तक खिंच जाती है। ऐसे क्या होता है कि कई बार अन्य मुद्दे भी होते हैं, जैसे होता है कि न्यायालय अवमानना के लिए जो है दंडित करने की शक्ति का दुरुपयोग करती है, अनुचित अदालती व्यवहार करती है। इससे भी जो है कई बार होता क्या है कि मामले जो है लटकते जाते हैं और इनका जो है जो पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब आप मेंस के लिए अगर लिखेंगे आंसर राइटिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये तीनों डेटा। इससे क्या होता है कि डेटा लिखने से आपकी जो उत्तर में ऑथेंटिसिटी आती है। ठीक है, ऑथेंटिक हो जाता है आपका उत्तर। उसमें क्या लिख सकते हैं आप कि जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें कुल मिलाकर के जो जो वही बना ना कि 5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं, उसी को उसने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि 10 लाख लोगों पर लगभग 21 जो है 21 जज है। 10 लाख लोगों पर 21 जज, ये एक जो है एक डेटा आप यहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं कि कई बार की जो न्यायाधीशों की उपलब्धता या फिर जो है यहाँ पे ऊपर आपने पॉइंट लिखा ना, ये वाला देखिए, अदालती प्रक्रिया जो है ये जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पे आप जो है पहला वाला पॉइंट जो आपने लिखा वहीं पे आप लिख सकते हैं कि 10 लाख लोगों पे लगभग 21 न्यायाधीश हैं। और बजटीय आवंटन जो है न्यायपालिका के लिए कितना है, मात्र 0.08%, बहुत कम है। ठीक है, अवसंरचना के लिए, इनके विकास के लिए। अब क्या कर सकते हैं कि अगर इसके लिए कुछ जब इस चुनौतियां हैं तो इसके लिए कुछ आगे की राह भी होंगी। तो आगे की राह में आपको अगर उत्तर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, कीवर्ड्स को आप इसमें से खींच लीजिए, वही आपके उत्तर लेखन में महत्वपूर्ण होंगे। होगा कि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे क्या है कि कॉलेजियम को न्यायाधीशों, अब कॉलेजियम व्यवस्था थी न्यूज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट थी। हो सकता है इसी साल प्रश्न उससे बन जाएगा और पक्का बनेगा इससे प्रश्न। तो कॉलेजियम को जो है न्यायाधीशों के चयन में जो है पारदर्शिता और अच्छा उपायों को अपनाना चाहिए। क्या होगी इससे जो है जो न्यायाधीशों न्यायालयों में न्यायाधीश जो होंगे क्षमतावान होंगे, सत्यनिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा को अपनाया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 224 ए और 128 का उपयोग करके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किया जा सकता है संविधान के। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। प्री के हिसाब से क्या होगा कि ये इसमें समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में या यूपीएससी में ही डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो भारत संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत होती है। तो 224 ए और 128 इसके तहत जो है प्रयोग करके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, विवादों के लिए मतलब दीवानी मामलों के लिए क्या करना चाहिए कि वैकल्पिक विवाद जो है समाधान तंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो मतलब अदालतों पे बोझ होगी वो कम होंगी। अब वैकल्पिक जो है विवाद समाधान तंत्र क्या है, लोक अदालत है, आपने पढ़ा होगा, एर्बिट्रेशन है यानी विवाचन है, मेडिटेशन है, मध्यस्थता है, और कॉन्सिलेशन है यानी सुलह है। सुलह करके, मध्यस्थता करके, ठीक है, लोक अदालतों में जा करके विवाचन करके जो न्यायपालिका का बोझ है उसको कम किया जा सकता है। सरकार को बुनियादी ढांचों पर मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्नत बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहिए, उसका बढ़ावा देना चाहिए, और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी पर्याप्त धन को उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कि होना क्या चाहिए कि समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। होना क्या चाहिए कि इसमें समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। फास्ट ट्रैक अदालतों पे, ठीक है, जो किसी भी मामले की सुनवाई और उस पर निर्णय देने के लिए एक समय सीमा हो।
और क्या करना चाहिए, दांडिक न्याय और प्रक्रियात्मक कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए। उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम करना चाहिए, ठीक है? जो कम कम गंभीर प्रकृति वाले जो अपराध हैं, उसको जो है उस दिशा में जो क्या करना चाहिए कि संयोजन या कंपाउंडिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ मुआवजा देकर के मामलों का निपटान होता है या फिर अर्थदंड लगा देना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ-साथ जो है कि क्या होना चाहिए कि शिकायत निवारण तंत्र के लिए मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित करना कहीं न कहीं हमारे एक जो जुडिशियली जो एक कमी है, जो एक गैप है, उसको भरने में ये सक्षम हो पाएगा। कानून का पालन करने वाले समाज के निर्माण के लिए समग्र जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें क्या करना चाहिए कि प्रोत्साहन और दंड का मॉडल उपयोग किया जा सकता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से अगर आप देखें तो आप आगे की राह में लिख सकते हैं मेंस के उत्तर में। अब सरकार के कुछ पहलुओं को लिख सकते हैं, जिसमें मैं कुछ सिर्फ 3-4 पहलुओं को बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 को लिख सकते हैं, सहयोग प्रोजेक्ट को लिख सकते हैं, इसमें लंबित मामलों के लिए कम करने के लिए शुरू किया गया है। मेडिएशन विधेयक 2023 को लिख सकते हैं, ये हाल ही में आया है, इसको लिख सकते हैं। ई कोर्ट्स को लिख सकते हैं, बाकी कुछ आपको कुछ नहीं लिखना है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है? फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट है, लेकिन ये उतना अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि जो है कि अभी अपने पूर्णतः क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाया फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसमें 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया कि मध्यस्थता विधेयक 2023, ई कोर्ट्स और प्रोजेक्ट सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं सरकार के प्रयास के रूप में, ठीक है? तो इससे आपका जो है जो आंसर राइटिंग का जो प्रोसीजर होगा पूरा समग्र रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। हर साल न्यूज़ में रहता है, हर महीने न्यूज़ में रहता है। अभी क्या हुआ इसमें और किस लिए न्यूज़ में है, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ आपको ईडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? प्रवर्तन निदेशालय के बारे में आपको पढ़ना है। पहले हम जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय है क्या, ठीक है? प्रवर्तन निदेशालय एक है क्या वो, ठीक है? उसके और वो किन कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है, उसके कार्य क्या है? प्रवर्तन निदेशालय क्या है कि एक बहुविषयक और एक अनुशासनात्मक संगठन है। क्या है? बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जो क्या करता है कि अलग-अलग कामकाज को देखने वाला संगठन है, ठीक है? ये क्या है कि आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों का उल्लंघन की जाँच के लिए अधिकृत है। कौन-कौन से, जैसे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा के कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? और विदेशी मुद्रा के कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है। होता क्या है कि यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ईडी, ठीक है? और मुख्यालय इसके कहाँ पे है? इसका दिल्ली में है। जिसको नेतृत्व कौन करता है? जो प्रवर्तन निदेशालय का डायरेक्टर होता है, वो इसका नेतृत्व करता है, ठीक है? अब इसके अलावा क्या है कि इसकी ईडी के जो है यहाँ पे नहीं दिया, मैं आपको वैलिडेशन के लिए बता रहा हूँ। ईडी के जो है 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 5 जो है आपका क्षेत्रीय कार्यालय हैं ईडी के। कहाँ-कहाँ पे हैं? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। 5 और ये क्या करता है कि इसके 5 जो है इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन्हीं के अंतर्गत जो है ये बहुत सारे जो है अपने जाँच कार्य और अन्य चीज़ों को कंप्लीट करता है। इसमें जो भर्तियाँ कैसे होती हैं, जो अधिकारियों की भर्ती क्या होती है कि सीधे और अन्य जाँच एजेंसियों के अधिकारियों से यहाँ पे जो है इसकी भर्तियाँ होती हैं। सीधे और अन्य जाँच एजेंसियों से। इसमें क्या होता है कि आईपीएस, आईआरएस और आईएएस के जो है अधिकारी शामिल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयकर अधिकारी हो गया, उत्पाद शुल्क अधिकारी हो गया, सीमा शुल्क अधिकारी हो गया और पुलिस हो गया, ठीक है? अब क्या है कि इसके जो है कार्यकाल को लेकर के ही विवाद है सारी चीज़ें। जो विवाद है वो कार्यकाल को लेकर के है। पहले देख लेते हैं कि जो ईडी के डायरेक्टरों की नियुक्ति कैसे करती है। सीवीसी के अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार इसकी ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल क्या है कि डायरेक्टर का कि जो 2 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए और जो इसका ट्रांसफ़र कहीं भी होगा तो सीवीसी की अध्यक्षता वाली जो नियुक्ति समिति है उससे मंजूरी मिलनी चाहिए। अब इसी सीवीसी अधिनियम 2021 में क्या बोला गया कि ईडी के डायरेक्टर को 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद उसे अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार यानी कि 3 साल तक का विस्तार दे सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इसका कार्यकाल कितना हो गया? टोटल 5 साल, ठीक है? 2 तो मान लीजिए वो अनिवार्य कार्यकाल कर ही रहा है, तो उसमें 3 अगर एक्सटेंशन जोड़ देंगे तो फिर वो हो गया 5 साल का। यही विवाद है मूलतः और इसी से जो है कई बार जो इतना सारा विवाद है सब कुछ इसी पे है, ठीक? कार्य क्या करता है? अब मैं पहले ये दे रहा हूँ कार्य। अभी मैं कार्य शुरू कर रहा हूँ कि कॉफ पोषा, ठीक है? यानी कि COFEPOSC
इसमें क्या करता है कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्कर संबंधी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के अनुसार क्या है कि जो इसी ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को फेमा के उल्लंघन में निवारक निरोध के मामलों में प्रायोजित करने का अधिकार है इसको। ठीक है, तस्करी और विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, ये क्या है कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी है और इसी को एकमात्र ये अधिकार है। ठीक है, अब एक दूसरा है फेमा। ये फेमा कानून कब आया? 1999 में आया, 1999 में आया। ठीक है, ये क्या है कि विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित करने और भारत में विदेशी जो है मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव में बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक नागरिक कानून है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, और ईडी को इन्हीं विदेशी मुद्रा के कानूनों नियमों के उल्लंघनों की जांच करने और निर्णय लेने और जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। किसको? ईडी को, फेमा में। ठीक है, अब क्या है पीएमएलए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे लोगों को, रईस लोगों को जो है, जो आर्थिक अपराधी हैं, उनको पीएमएलए के एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत करके गिरफ्तार किया जाता है। पीएमएलए है क्या? ये है कि एफएटीएफ जो है, एफएटीएफ जो है इंडिया की सिफारिश के बाद जो है पीएमएलए को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कब? 2002 में। 2002 में, एक मिनट पहले थोड़ा साफ कर लो इसको, स्क्रीन को। 2002 में जो है पीएमएलए को जो है ये अधिनियमित किया गया, किसके? एफएटीएफ इंडिया का सिफारिशों के बाद। इसमें क्या है कि ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का जो है जांच कर, जो संपत्ति को क्या करती है, अनंतिम रूप से कुर्क करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाने और संपत्ति की जब्ती को सुनिश्चित करने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, अब एक बचा है एफईओए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है, ये क्या हुआ कि अब ये क्यों आया, पहली बात ये सुन लीजिए। जो क्या हुआ कि हाल ही में बहुत सारे आर्थिक अपराधी विदेश भाग गए थे, कर्ज लिए और पैसा जो उन्होंने हेरफेर किया और वो कहाँ भाग गए? अपना विदेश चले गए। उन्हीं के लिए जो है ये क्या हुआ कि एफईओए जो है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो है बुलाया गया। भारत सरकार ने 2018 में इसको पेश किया और ईडी को इसी के प्रवर्तन का जिम्मा दिया गया है। ईडी को इसके प्रवर्तन का जिम्मा दिया गया। ये क्या करता है कि जो ये कानून क्या करता है कि आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, और इस कानून के तहत क्या है कि जो उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की जो संपत्ति है ना, ईडी को कुर्क करना क्या है, अनिवार्य है। इस शब्द को यहाँ पे नहीं दिया है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनिवार्य है, ये वैल्यू एडिशन है आपके लिए। ठीक है, ये मैगजीन में इसमें नहीं दिया हुआ, ये अनिवार्य शब्द है। ठीक है, अब इन किसके लिए है? जो गिरफ्तारी का वारंट लेकर के भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो यही जो है इसका मूलतः कार्य है। इन्हीं कानूनों को ईडी जो है लागू करता है। हमने क्या देखा, ईडी क्या है, उसके डायरेक्टरों की नियुक्ति कैसी होती है, कार्य क्या करता है और किन कानूनों को लागू करता है। इससे अगर प्रश्न प्री में बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का अधीन कार्य करने वाला है ये। अब आता है कि न्यूज में क्यों रहा। न्यूज में इसलिए रहा, जो बोला ना डायरेक्टर के जो कार्यकाल का विवाद है, वही विवाद मूलतः है सुप्रीम कोर्ट में, वही जो विवाद था वो गया। जो प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर है, कार्यकाल में जो विस्तार था, तीसरा सेवा विस्तार, उसको अवैध घोषित कर दिया। बोला ना कि 2 साल का अनिवार्य और फिर 3 एक्सटेंशन। तीसरा जो एक्सटेंशन हुआ वो क्या वाला, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अपने जो फैसले में निम्न संशोधनों को भी बरकरार रखा। कौन सा संशोधन जो था उसको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है, और क्या बोला, फंडामेंटल अमेंडमेंट रूल यानी कि जो है 2021, इस संशोधन के अनुसार क्या बोला, केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण यानी सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों को अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दे सकती है। यानी मतलब कि 2 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल तक सेवा विस्तार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि ईडी के वर्तमान डायरेक्टर की सेवा विस्तार गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो विस्तार है सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन करता है। वर्ष 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ईडी के कार्यकाल में की जाने वाले जो अतिरिक्त विस्तार पर रोक लगा दी थी, उसी का ये उल्लंघन करता है। इसी आधार पर जो इसको रोक लगा दिया। ठीक है, अभी एक उड़ती खबर आई कि सरकार क्या कर रही है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जो है अगेंस्ट अब क्या कर रही है कि
अब किसी तरह से जो वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, संजय मिश्रा है, ठीक है, संजय मिश्रा वर्तमान में ईडी डायरेक्टर है। अब उनको क्या कर रही है सरकार की, ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर एक एजेंसी बना दे रही, एक पद क्रिएट करने वाली है संशोधन ला करके या फिर वो विशेष अधिनियम ला करके, जिससे क्या होगा कि इन अब संजय मिश्रा को फिर जो है इनके ऊपर ला दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा अभी उड़ती उड़ती खबर आई है, पर अभी वो ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है आगे चीजें हो जाए तो फिर हमें ये न्यूज में देखने को मिलेगा, तो आगे वाली जो मैगजीन्स आएंगी उसमें जो है ये हमें देखने को मिल सकता है। तो हम इसको पढ़े रहेंगे तो आगे वाली जो कंटिन्यूअस जो चीजें होंगी वो हमें क्रम में समझते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं आती हैं। अगर मान लीजिए अगर मेंस में प्रश्न आता है ईडी से संबंधित शक्तियां क्या, ठीक है, तो ईडी संबंधित जो शक्तियां हैं वो क्या है कि परिसंपत्तियों को जब्त करने की संपत्ति है, यानी किसी व्यक्ति के परिसंपत्तियों की तलाशी ले सकता है, जब्त कर सकता है, ठीक है। समन जारी करने की शक्ति है, यानी किसी ऐसी व्यक्ति संस्था के खिलाफ जांच करने का अधिकार है, ठीक, जो फेमा के तहत उल्लंघन करे हों। ऐसा जो क्या है कि अन्वेषण, निरीक्षण, साक्ष्य जुटाने, समन जारी करने, आदेश करने, कमीशन जारी करने के समान क्या है कि सिविल न्यायालय की जो समान शक्ति है उसको ईडी को प्राप्त है। ईडी को गिरफ्तार करने की भी शक्ति है, किसके अंतर्गत, पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत और फेमा 1999 के उल्लंघन के तहत, ठीक है। यानी क्या है कि इन मामलों में पुलिस द्वारा जो है अगर एफआईआर नहीं किया गया हो तो भी जो है वो उसी के बिना एफआईआर दर्ज किए बिना जो है जांच और गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है। रिकॉर्ड एडमिनिसेबिलिटी क्या है कि रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता होनी चाहिए। कि अब क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 2022 ने यह फैसला दिया कि ईडी अधिकारियों द्वारा जो बयानों को दर्ज किए गए न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। चूंकि क्या है कि ईडी अधिकारी जो है पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उन्हें जो है आत्मदोषारोपण के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो बयान वो लेंगे वो साक्ष्य के रूप में वहां दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या है कि जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली फेमा के अंतर्गत ईडी कर सकती है, ठीक है, और इसके लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। तो ये इसकी शक्तियां हो गई। अब क्या है कि ईडी संबंधित बहुत सारे आरोप हैं, मुद्दे हैं। क्या है कि आरोपों की जो आरोपी होते हैं ईडी में वो दोष सिद्धि की निम्न दर है, यानी 0.5%। ये बहुत खतरनाक आंकड़ा है, मतलब 100% में से 0.5% लोग ही मात्र आरोप सिद्ध हो सकते हैं। यानी क्या है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल एरर्स होती हैं जांच में। और जो क्या बोलते हैं आपका वो जो महाराष्ट्र के एक लीडर थे, अब उनका नाम मैं नहीं भूल रहा हूँ, उनके केस में ईडी सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की कि ईडी ने राजनीतिक विद्वेष से जल्दीबाजी में जो केस दर्ज किया था। तो टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत सारे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए, ठीक है। तो आरोप सिद्धि की जो दर है वो बहुत कम है। पारदर्शिता की कमी है, क्या है कि जो ईडी मामलों की जो है चयन की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव है। इसी अवधारणा को बल मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि सत्तारूढ़ दल जो है कई बार क्या कर रहा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, और विपक्ष के जो बहुत सारे नेता हैं उन पे जो है लगभग सभी लोगों पे, जो प्रमुख नेता हैं उन पे ईडी और सीबीआई की जांचें हैं, और सत्ता पक्ष पे वही चीजें आने पर नहीं है। तो ऐसा ये इसी अवधारणा को बल मिल रहा है, तो इससे चुनौतियां सामने ईडी के समक्ष भी आ रही हैं, ठीक है। और विश्वसनीयता में इससे गिरावट हो रही है। अब क्या है, भ्रष्टाचार, निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक वर्ग के साथ जो होने के कारण जो है ईडी और सीबीआई गंभीर जो है ये जांच एजेंसी के रूप में इसकी छवि जो है उसकी गिरावट आई है। अभी एक ईडी के डायरेक्टर की इस दिल्ली में अभी 4-5 दिन पहले ही एक जो मनीष जो क्या है आपके दिल्ली के जो कोई लीडर थे, उनके केस में 5 करोड़ की जो है रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इससे क्या है कि साख और जो है एजेंसी की साख पर ये कमी है, और उस पे जो है एक धब्बा लगने जैसा ये प्रावधान हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब इनके कार्यबल में भी कमी है। जो जटिलताएं हैं आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए ईडी को संसाधन चाहिए, बुनियादी ढांचे चाहिए और कार्यबल की आवश्यकता है, जो अभी वर्तमान में उसके पास है नहीं। बहुत सारे जो लोगों पे ये क्या है कि अभी एक चीज और लिख सकते हैं इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि इसमें जो है निष्पक्षता की कमी है, ठीक है, निष्पक्षता की कमी है, ठीक है, जांचों में। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं और ये मुद्दे हैं, या ईडी का आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप उसमें उत्तर लेखन में कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें पॉलिटिकली बायस नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि पॉलिटिकली बायस होने पे आपको ये नुकसान करेगा। तो पॉलिटिकली बायस नहीं होना है, आपको तर्क जो है तर्क देना है, उसके साथ उदाहरण दे देने हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ईडी के संबंध में कुछ एक आगे की राह में क्या लिख सकते हैं, होना क्या चाहिए कि वर्तमान में जो है ईडी के कार्यबल में वृद्धि करना चाहिए, यानी क्षमता बढ़ाना चाहिए।
आधुनिक तकनीकों से उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। जो अभी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी, साइबर अपराध, अधिक मूल्य वाले धन शोधन, इनकी जो है समस्या जो बढ़ती जा रही है, इनमें जो प्रभावी समाधान के लिए कुछ उपयोग करना चाहिए। तकनीक और सूचना क्रांति जो है, इन सब चीज़ों का आईसीटी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करना चाहिए। विनियमन करना कैसे क्या होना चाहिए? पीएमएलए एक्ट के तहत जो है विवेकाधिकार जो है विधि के द्वारा शासन द्वारा निर्देशित होना चाहिए, यानी कि विधि के शासन द्वारा, रूल ऑफ लॉ द्वारा, ठीक है। यानी पारदर्शी होना चाहिए, गैर स्वेच्छाचारी और राजनीति से प्रेरित होने के बजाय जो क्या होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। ठीक, लंबित मामलों को कम करना बहुत जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और बेंचेस की स्थापना करनी चाहिए ताकि जो है लंबित मामले हैं उसका निपटान हो सके। और जो सबसे बड़ी चीज है, एक बात और लिखना चाहिए कि दोष सिद्धि का जो दर है 0.5%, उससे उसको काफी ये कम है और इसको बढ़ाना चाहिए। यानी कि हमें जो है दोष सिद्धि का जो दर को बढ़ाने के लिए ईडी के समझ जो चुनौतियां हैं उस पर प्रयास करना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। ताकि किस तरह से मजबूत करना चाहिए, उनमें क्षमता निर्माण हो, प्रशिक्षण हो और जो है निष्पक्ष जांच हो और स्पष्ट जांच हो, जिससे भ्रष्टाचार के मामले कम हो सकें, ठीक है। निरीक्षण समिति होना चाहिए। क्या है कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिए क्या होना चाहिए कि जो मामलों के चयन की प्रक्रिया की निगरानी करें और व्यवस्थित करना चाहिए, और कामकाज में पारदर्शिता इससे मिलेगी। जागरूकता और सुरक्षा होनी चाहिए। ईडी की भूमिका के बारे में लोग जागरूकता, जो इस समय जो भ्रम और अफवाह फैल चुकी है पॉलिटिकल कारण के कारण, उसके लिए जो है इसके जागरूकता सुरक्षा के बारे में, लोगों के बारे में जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना बहुत जरूरी है, तभी इसकी छवि में सुधार किया जा सकेगा, ठीक है। और विसल ब्लोअर को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इससे जो है बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले खुलते हैं और एक्सेप्टेंस होती है, एजेंसी के भी लोगों में एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप कीवर्ड्स के रूप में लिख सकते हैं। ईडी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, तो हमने आज इतने पढ़ लिए कंटेंट। अब कल जो है तीन इसी तरह बचा हुआ है, 2 कंटेंट और मेंस के लिए है और बाकी प्री के लिए है। तो 2 दिन में मैंने कल हमारा जो है ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस खत्म, परसों जो है आपका आईआर खत्म। इस तरह से हम लगभग 15 दिन में पूरी मैगजीन को खत्म कर लेंगे, प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव में 15 दिन में। इसके बाद हम लोग जो है इसी से मेंस आंसर राइटिंग और प्री आंसर राइटिंग के जो प्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आपको टेलीग्राम पे प्री के क्वेश्चंस पड़ जाएंगे और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस में टेलीग्राम पे डालेंगे, तो आप कॉपी ग्रुप में डालेंगे तो आपको चेक करके भी आपको मुफ्त में 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरे साल आपको मैगजीन हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा देने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।